डर क्यों रही हो? बात करो मुझसे। कहाँ गई वो सारी हिम्मत, वो सारा कॉन्फिडेंस जिसके बलबूते पर तुम इतने बड़े-बड़े काम किया करती थी? सारी हेकड़ी निकल गई क्या? दिलावर अपने गले में मौजूद टाई की नॉट को ढीला करके बड़ी सख्ती से उसे गर्दन से अलग करके ज़मीन पर फेंक चुका था। अपनी आस्तीनों को ऊपर चढ़ाता वो आगे बढ़ रहा था, जबकि कशमाला मारे खौफ के थर-थर काँप रही थी और राह फरार तलाश कर रही थी, ताकि वो उस भेड़िए के चुंगल से निकलकर किसी महफूज पनाहगाह तक पहुंच सके। मगर वो जिस कदर उसके करीब आ रहा था, भागने का रास्ता उतना ही तंग होता जा रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब पीछे दीवार थी और आगे दिलावर मलिक। आंखों में गुस्सा था, हकारत थी। उस वक्त उसकी आंखें उसे शोला उगलती हुई दिखाई दे रही थी। वो आगे बढ़ता हुआ अपना दायां हाथ दीवार पर रख चुका था, जबकि बाएं हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। जैसे ही दिलावर मलिक का सीना कशमाला पर वाज़ेह हुआ, उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया था। धड़कनें बेतरतीब हुई थीं। दिलावर मलिक के वजूद से उठ रही परफ्यूम की खुशबू उसके सांस में शामिल हो रही थी। सांस लेती किसी तरह उसके हिसार से वो निकल जाना चाहती थी, मगर ऐन वक्त पर दिलावर ने दूसरा हाथ भी दीवार पर रख दिया था। धड़कनें बेतरतीब हुई थीं। दिलावर मलिक के वजूद से उठ रही परफ्यूम की खुशबू उसके सांस में शामिल हो रही थी। सांस लेती किसी तरह उसके हिसार से वो निकल जाना चाहती थी, मगर ऐन वक्त पर दिलावर ने दूसरा हाथ भी दीवार पर रख दिया था। वो उसके मजबूत बाजुओं की कैद में थी, जबकि धीरे धीरे दिलावर मलिक अपना चेहरा झुकाता कशमाला के चेहरे के करीब ले आया था और फिर उसके कान के करीब पहुंचकर इंतहाई सख्त लहजे में कहने लगा, शर्मा क्यों रही हो अब? कैसा शर्माना आप? बीवी हो ना मेरी, और बीवी के साथ तो शोहर बहुत कुछ करते हैं ना। चलो, बाकी शोहर बहुत कुछ ना भी करते हो, लेकिन मैं तो वो सब कुछ करूँगा जो तुम्हें असियत देने का बाइस बने। चलो शाबाश, हाथ हटाओ अपने चेहरे से, मेरी जानिब देखो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, जिनमें कभी मैं मासूमियत देखा करता था। ये वही आंखें हैं ना जिनको दिखाकर तुम मेरे सामने भोली बनने का नाटक किया करती थी और मैं तुम्हें मासूम छुई मुई बच्ची समझता था। चलो शाबाश, हाथ हटाओ चेहरे से। वो गुस्से और सख्ती से कशमाला को कह रहा था। उम्मीद थी कि बहुत जल्द उसकी आंखों से आंसू भी टूट कर गिर पड़ते। वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर उस वक्त इतना ही बोली, दिलावर प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अगले ही पल एक फलक शब्गाफ अंदाज में चिल्लाते दिलावर बोला, आइसड अपने हाथ हटाओ, समझ नहीं आ रहा तुम्हें कि मैं क्या कह रहा हूँ? उसकी शेर की तरह चिंघाड़ती हुई आवाज़ पर कशमाला के कानों के पर्दे तक गोया फटने को हो रहे थे। आइसड अपने हाथ हटाओ, समझ नहीं आ रहा तुम्हें कि मैं क्या कह रहा हूँ? उसकी शेर की तरह चिंघाड़ती हुई आवाज़ पर कशमाला के कानों के पर्दे तक गोया फटने को हो रहे थे। उसके कानों में सीटियाँ बजने लगीं। मारे खौफ के एक सिसकी उसके लबों से निकली। डरते डरते अपने चेहरे से हाथ तो हटा चुकी थी, वो फिर से चिल्लाकर बोला, मेरी आंखों में देखो, इन आंखों से इन आंखों से मेरी आंखों में देखो, जल्दी करो शाबाश, वरना मुझे वक्त नहीं लगेगा। मैं अपनी इन दो उंगलियों से तुम्हारी ये आंखें बाहर निकाल कर उनसे किंचे खेलूंगा। समझ रही हो ना तुम, मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? जिस कदर खौफ कशमाला पर तारी हो चुका था, घबराते हुए उसने अपनी आंखें उठाकर दिलावर की आंखों में देखना शुरू किया। अगर उसे अंदाज़ा होता कि दिलावर उसके साथ ऐसा कुछ करेगा और हकीकत बताना उसे इस कदर महंगा भी पड़ सकता है, तो वो अपनी जान से प्यारी दोस्त की ज़िंदगी तो बचाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन खुद दिलावर मलिक के चुंगल में फंस जाएगी तो शायद वो कभी भी इतना बड़ा कदम ना उठाती। और हकीकत बताना उसे इस कदर महंगा भी पड़ सकता है, तो वो अपनी जान से प्यारी दोस्त की ज़िंदगी तो बचाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन खुद दिलावर मलिक के चुंगल में फंस जाएगी तो शायद वो कभी भी इतना बड़ा कदम ना उठाती। उसने पछताते हुए नफ़ी में सर हिलाया। फिर जैसे ही नज़रें उठाकर घूरती नज़रों में देखा तो पूरे वजूद में सनसनी की एक लहर दौड़ चुकी थी। दिलावर अपना चेहरा झुकाते हुए कशमाला के चेहरे के बेहद करीब ला चुका था, यहाँ तक कि उसकी नाक कशमाला के गाल पर अपना लम्स छोड़ रही थी। कशमाला की धड़कनें बेतरतीब हुई, पूरे वजूद में करंट सा दौड़ा था, लेकिन उस पल दिलावर ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कशमाला की गर्दन को दबोच लिया और दबोच कर झटक कर दीवार से मारा। वो सिसकी, लेकिन अगले ही पल बगैर लिहाज किए दिलावर ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया।
اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہنے لگا، خبردار جو تمہارے لبوں سے سسکی ابھری اور میری سماعتوں تک پہنچی دوبارہ، ورنہ میں یہ بھول جاؤں گا کہ اس گھر میں تمہارے ماں باپ بھی موجود ہیں۔ بڑی عزت کرتی ہو نا اپنے ماں باپ کی، ان کے سامنے اگر میں تمہیں اذیتیں دوں، تمہیں ماروں، تمہارا حلیہ بگاڑ دوں تو کتنی تکلیف ہوگی نا انہیں۔ تمہاری ماں تو دل کی مریضہ ہے نا، 2 مرتبہ دل کی سرجری ہو چکی ان کے۔ اگر میں ان کے سامنے تمہارے چہرے پر زوردار تھپڑ لگاؤں اور پھر تمہارے گھنے ریشمی بالوں سے تمہیں گھسیٹ کر سیڑھیوں سے نیچے پھینکوں اور یہ منظر تمہاری ماں دیکھ لے، کیا وہ زندہ بچے گی؟ نہیں نا۔ دلاور کے یہ الفاظ کشمالہ کی روح تک کو گویا جسم سے جدا کرنے لگے تھے۔ روتے ہوئے وہ نفی میں سر ہلانے لگی، اپنے ہاتھ جوڑ کر دلاور کے آگے رحم کی بھیک مانگنے لگی، لیکن بدلے میں دلاور کا کہا گونجا، ہنس کر بولا، اب کیوں ہاتھ جوڑ رہی ہو؟ تب جوڑتی نا جب راویہ کو میرے خلاف بھڑکا رہی تھی، تب کہاں تھا یہ سب کچھ؟ اب ڈرامے بازیاں کر رہی ہو؟ تمہاری ناک میں نکیل ڈالنے کا بہترین موقع نکاح ہی تھا جو میں تم سے کر چکا ہوں۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، اب دیکھنا کیسے تمہاری نیندیں حرام کرتا ہوں۔ پل پل تم اپنے لیے موت مانگو گی، سمجھی تم مس کشمالہ دلاور ملک؟ تب جوڑتی نا جب راویہ کو میرے خلاف بھڑکا رہی تھی، تب کہاں تھا یہ سب کچھ؟ اب ڈرامے بازیاں کر رہی ہو؟ تمہاری ناک میں نکیل ڈالنے کا بہترین موقع نکاح ہی تھا جو میں تم سے کر چکا ہوں۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، اب دیکھنا کیسے تمہاری نیندیں حرام کرتا ہوں۔ پل پل تم اپنے لیے موت مانگو گی، سمجھی تم مس کشمالہ دلاور ملک؟ تم پل پل اپنے لیے موت مانگو گی، سمجھی تم مس کشمالہ دلاور ملک؟ ملک ولا کو اس وقت کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر سو برقی کمکموں کی رنگ برنگی روشنیاں مخصوص انداز میں جل رہی تھیں۔ نکاح کی یہ رسم ملک ولا کے بڑے سے گارڈن میں ہی رکھی گئی تھی۔ تمام تر ڈیکوریشن عمدہ تھی، ہوتی بھی کیوں نہ، احسن نے اپنی نگرانی میں ساری ڈیکوریشن کروائی تھی، کوئی چاہ کر بھی اس میں سے غلطی نہیں نکال سکتا تھا۔ جہاں سبھی لوگ اس انتظار میں تھے کہ کب دلہا اور دلہن کو سامنے اسٹیج پر لا کر بٹھایا جائے اور پھر نکاح شروع کیے جائیں، وہیں ان سب لوگوں میں ایک معصوم کومل سی دوشیزہ بھی تھی جو سب کی نظروں سے بچتی بچاتی بڑے دروازے سے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اپنی موٹی موٹی سرمئی آنکھوں سے آس پاس دیکھ کر یہ تسلی کر رہی تھی کہ کہیں سے فریدہ پھپھو وارد نہ ہو جائیں۔ اگر انہوں نے اسے یوں گھر میں تانکا جھانکی کرتے دیکھا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اپنے اس بڑے گھر کا روپ جماتی ہوئی آ جائیں گی اور آ کر یہ کہیں گی کہ کیا پٹر پٹر میرے گھر کی چیزوں کو، اور کہیں گی کہ ایسے کیا پٹر پٹر میرے گھر میں ڈھونڈ رہی ہو؟ خبردار جو کسی چیز کو ہاتھ بھی لگایا، تم جانتی بھی ہو اس گھر میں سارا سامان امپورٹڈ ہے۔ امپورٹڈ سمجھ میں آتی ہے نا تمہارے؟ تو بھروسہ نہیں ہے تمہارا، کوئی چیز اٹھا کر لے جاؤ۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی اس کی سگی فریدہ پھپھو اس پر اس طرح کے کئی جملے کس چکی تھیں، لیکن وہ ٹھہری اپنی ماں کی قسم سے مجبور لڑکی، کچھ کہہ بھی دیتی تو کیسے، ماں کی قسم جھاڑے آ جایا کرتی تھی۔ لیکن آج وہ جس مشن پر نکلی تھی، اگر اسے ادھورا چھوڑ دیتی تو ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہو سکتی تھی۔ آس پاس نظر دوڑا کر جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھ کر رابعہ کے کمرے تک جانے لگی، تبھی کسی نے اس کے آنچل کو تھاما تھا۔ بوکھلا کر اس نے اپنے گلے سے کھینچتے دوپٹے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو پیچھے احسن ملک کھڑا تھا، جو سر سے پیر تک بغور اسی کو ہی گھور رہا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ بلی کی طرح دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر کہاں چلی جا رہی ہو؟ وہ ابھی بھی اس کا دوپٹہ پکڑ کر ہی کھڑا تھا جب اس نے ایک جھٹکے سے اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ اپنی جان سے پیاری سہیلی کے پاس جا رہی ہوں، اس کے لیے بھی کیا مجھے تم سے ٹکٹ لینا پڑے گا؟ جاؤ جا کر شادی کے کام دیکھو۔ ویسے بھی آج تو تمہیں سب نے نائی بنا کر رکھا ہوا ہے، بلا وجہ کالی بلی کی طرح راستہ کاٹنے آ جاتے ہو۔ اتنا کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی، کیونکہ اگر فریدہ پھپھو اسے اپنے چہیتے بیٹے سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیتی تو شاید سانس ہی روک دیتی اس کا۔ احسن کو تو کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا، مگر سارا ملبہ کشمالہ پر ہی آ گرنا تھا۔ نکاح خاں باہر آ چکا تھا، وہ جھٹ سے سیڑھیاں چڑھ کر اس کمرے تک پہنچی۔ پارلر والی نے رابعہ کو تیار کر دیا تھا، اب اپنا سامان اٹھا کر باہر بھی نکل رہی تھی۔ جیسے ہی کشمالہ نے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی رابعہ کو دیکھا تو
निकाह खां बाहर आ चुका था। वो झट से सीढ़ियां चढ़कर उस कमरे तक पहुंची। पार्लर वाली ने राबिया को तैयार कर दिया था, अब अपना सामान उठाकर बाहर भी निकल रही थी। जैसे ही कशमाला ने सामने ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी राबिया को देखा तो एक पल को अपनी आंखें झपकना भूल गई। अंदर ही अंदर बहुत कुछ था जो कांच के टुकड़ों की तरह किरची किरची होकर गिरा था। बज़ाहिर तो उसे खुश होना चाहिए था, अपनी जान से प्यारी सहेली और फुफ्फोज़ाद कज़न को दुआएं देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उसकी आंखों में आंसू आए। जो कुछ वो अब करने वाली थी, उसका अंजाम जो होना था पूरे ख़ानदान को मरते दम तक याद रहने वाला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त भी आएगा। वो धीरे धीरे चलती राबिया के सामने आ खड़ी हुई। राबिया मुस्कुराकर घूमती हुई सफ़ेद मैक्सी में बिल्कुल कोई अप्सरा लग रही थी। कहने लगी कि बताओ कैसी लग रही हूँ। बताओ कैसी लग रही हूँ। जानती हो, ये मैक्सी उन्होंने खुद पसंद की। कहते हैं ये रंग मुझ पर बहुत जचेगा। ये चूड़ियाँ, ये मेरे माथे का टीका, सब कुछ उन्होंने ही पसंद किया है मेरे लिए। यकीन मानो, मैं तो खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही हूँ। राबिया अपनी खुशी का इजहार कशमाला से कर रही थी, लेकिन कशमाला अगले ही पल जो कहने लगी, सुनकर राबिया के चेहरे की सारी मुस्कुराहटें सिमट चुकी थी। क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? लेकिन अगले ही पल जो बात वो उससे कहने वाली थी, सुनकर राबिया के चेहरे की सारी मुस्कुराहटें गोया सिमट गईं। क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? कशमाला के अल्फाज सुनकर राबिया ने एक नज़र स्पाट से अंदाज में खड़ी कशमाला को देखा, फिर उसके हाथों को थाम कर कहने लगी, हाँ बोलो, एक नहीं 10 मानूंगी। मगर क्या हुआ, तुम ये इतनी सीरियस क्यों नज़र आ रही हो? एक तो आई आज हो, जानती भी हो मैंने अकेले सारा निकाह की तैयारियां की, तुम्हें इतना मिस किया, लेकिन तुम मेरी कॉल ही नहीं उठा रही थी। अब कशमाला उसे क्या बताती कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। एक गहरी सांस खारिज करके राबिया को कंधों से थाम कर कहने लगी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम ये निकाह से इनकार कर दो, क्या तुम कर दोगी? ये वो अल्फाज थे कि राबिया बिल्कुल सख्ते की कैफियत में सुनकर आ चुकी थी, जिन्हें अगले ही पल वो 2 कदम पीछे हटी। बोली, ये तुम क्या कह रही हो? मैं दिलावर से जिस कदर मोहब्बत करती हूँ तुम जानती हो। देखो कशमाला, अगर ये कोई मजाक है तो बहुत बुरा मजाक है। इस वक्त के लिए तो मैंने कई बरस इंतज़ार किया। तुम जानती हो ना मेरी नेचर को, मैं मरती मर जाती लेकिन कभी भी दिलावर का नाम अपने मामा बाबा के सामने ना लेती कि मैं उसे पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन ये तो मेरी खुशनसीबी है कि अंकल आंटी खुद रिश्ता लेकर मेरे घर आए। दिलावर के लिए उन्होंने मुझे पसंद किया और मेरी मोहब्बत आज आमीन होने वाली है। फिर तुम इस तरह का मजाक कैसे कर सकती हो? ये सुनकर कशमाला अपनी आंखों में आए आंसुओं को हथेली से पोंछ कर बोली, देखो राबिया, जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। तुम सिर्फ यकतरफा मोहब्बत करती हो दिलावर से। दिलावर तुम्हें कभी भी वो इज्जत और मकाम नहीं देगा। मैं तो कहती हूँ बहुत ज़्यादा रोने से बेहतर है कि थोड़ा बहुत रो लिया जाए। तुम इस निकाह से इनकार कर दो। दुनिया अच्छे लड़कों से भरी पड़ी है। तुम्हें दिलावर जैसा लड़का मिलना गोया तुम्हारी ज़िंदगी अजाब बनने के मुतरादिफ है। जो हकीकत मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानती। कशमाला राबिया को समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर राबिया फ़कत इतना ही बोल पाई, क्या किया है दिलावर ने? बताओ। अगर उसने 100 कत्ल भी किए हैं तो मैं उसे 100 खून भी माफ़ कर दूंगी। क्या बुराई है उसमें? क्या गुनाह किया है उसने? मेरी मोहब्बत उसे बिल्कुल ठीक कर देगी। वो हर गुनाह, हर गलती को छोड़ देगा। लेकिन राबिया नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली थी, लेकिन राबिया नफ़ी में सर हिलाकर रह गई। उसने जैसा चेहरा दिलावर का देख रखा था और कल रात जो कुछ करते उसने दिलावर को देखा था, उसके बाद अगर दिलावर मलिक उसकी जान भी ले लेता फिर भी वो राबिया को उसके निकाह में न जाने देती। जब राबिया नहीं मानी तो कशमाला सरगोशी नुमा अंदाज में उससे कुछ बताने लगी। वो रो भी रही थी और सारी हकीकत भी बता रही थी खोलकर। राबिया हैरत से दीदे फाड़े कशमाला को देख रही थी। नफ़ी में सर हिलाने लगी, शायद वो इन सब के लिए तैयार नहीं थी। रोते हुए बोली कि तुम झूठ बोल रही हो ना? किसके कहने पर ये सब कुछ कर रही हो? मेरा दिलावर ऐसा नहीं हो सकता। अभी चंद मिनटों बाद मेरा उसके साथ निकाह है, महरम बनने वाला है वो मेरा। राबिया रोते हुए बोल रही थी, मगर कशमाला ने अपने मोबाइल में चल रही एक वीडियो को राबिया को दिखाया।
कमरे में एक मर्दाना आवाज़ गूंजी जो उसी वीडियो से आ रही थी। अरे मेरी जान, क्या हो गया? थोड़ा सा ही तो करीब आया, अभी तो मैंने तुम्हारी रूह तक का सफ़र तय करना है। अरे फिक्र मत करो, कोई नहीं आता। अगर किसी ने आना होता तो तुम्हें थोड़ी यहाँ पर बुला लेता मैं। मामा बाबा तो मेरे सो कॉल्ड निकाह की शॉपिंग के लिए गए हैं। घर में सिर्फ मेरे अलावा कोई नहीं है। बहुत बोर हो रहा था, सोचा तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता लूं। अब इतने नखरे मत दिखाओ, इधर आओ मेरे पास। तुम्हें तो जितना भी देख लूं जी नहीं भरता। जी चाहता है सारी ज़िंदगी तुम्हारी इन बाहों में गुजार दूं। ये आवाज़ तो राबिया हज़ारों लोगों में भी पहचान सकती थी। यह आवाज़ दिलावर की थी। वो बगैर पलकें झपकाए उसकी हर बात सुन रही थी। राबिया के लिए यकीन करना मुश्किल था कि दिलावर ऐसा भी कर सकता है। वो ऐसे किरदार का भी निकल सकता है। घर में तन्हाई के लम्हात ऐसी औरतों के साथ गुजारे जिनका तारुफ ही हमारे मुआशरे में गंदी ज़ुबान में किया जाता है बहुत। ये सोच कर ही राबिया वहीं पर पीछे को गिर चुकी थी। ये सोचते राबिया पीछे को गिरी थी। रो रो कर अपने हाथ में मौजूद अंगूठियां फेंक रही थी, जो चूड़ियां उसने बड़ी चाव से पहनी थी। ये सोचकर कि दिलावर ने उन्हें खरीदा, उन्हें उतार कर दूर फेंक दिया। जोर जोर से टेबल पर हाथ मारकर उसने कलाइयां जख्मी कर ली थी अपनी, और फिर जख्मों से रिश्ता खून उसने बेदर्दी से पोंछा। जब कशमाला ने उसे यूं खुद पर जुल्म करते देखा तो आगे बढ़ी और रोकना चाह, समझाना चाहा कि ऐसा मत करो प्लीज़, ऐसा मत करो, खुद को अजियत मत दो। वो उससे फिर भी राज़ी नहीं और तकालीफ अगर तुम इस तरह से बदजन होती, तकालीफ सहती, अगर तुम्हारी शादी दिलावर से हो जाती। वो मेरा चचाजाद है, हम एक ही घर में रहते हैं, अच्छे से जानती हूँ मैं उसे। वो कभी भी किसी लड़की के साथ मुखलिस हो ही नहीं सकता। प्लीज़ खुद को संभालो। फरीदा फूफो कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी। तभी ये बात मैं बसाते खुद तुमसे कहने के लिए आई, लेकिन बदले में रोते हुए राबिया ने फ़कत इतना ही कहा, निकाह वाले दिन ही क्यों आई तुम? इससे पहले क्यों नहीं बताने आई तुम मुझे कुछ? मुझे शायद इतना दुख पहले कभी ना होता जितना अब दुल्हन के रूप में तैयार होने के बाद हो रहा है। जवाब में कशमाला बोली कि आती भी कैसे? दिलावर ने मेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। फुफ्फो फरीदा को न जाने किन बातों में बहलाया फुसलाया कि उन्होंने मेरा इस घर में आना जाना ही बंद कर दिया। आज मुझे मौका मिला और मैं हकीकत दिखाने तुम तक आ चुकी हूँ। राबिया पहले तो वहाँ बैठी रोती रही। अभी वो ये दोनों बातें कर रही थी जब धड़ाधड़ दरवाजे पर दस्तक होना शुरू हुई थी। राबिया को वहीं छोड़कर अपने तासुरात नॉर्मल रखते कशमाला ही दरवाजे तक आई थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एहसन खड़ा था। कहने लगा कि तुम्हारे साथ निकाह करके तुम्हारे घर ही जा रही है। आखिर और कितना तैयार होना है? मेरी इतनी हसीन और जमील तो लग रही है। दिलावर भाई के दिल पर सीधा खंजर ही चलाएंगी। एहसन बड़े होर से कशमाला को देखकर बोला। कहीं ना कहीं उसके दिल में कशमाला के लिए पसंदीदगी ज़रूर थी, मगर शरारतों से फुर्सत कहाँ मिलती थी जो इस बात पर गौर करता वो। ये सुनकर कशमाला ने इंतहाई संजीदगी से कहा कि कुछ देर में हम लोग आ रहे हैं, और फिर एहसन के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। एहसन को तभी थोड़ा खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई, लेकिन फिर खामोशी से नीचे चला आया। कुछ देर बाद नीचे जो कुछ होने वाला था और जो कुछ राबिया करने वाली थी उसका अंदाज़ा राबिया को बखूबी था। उसने कशमाला से कहा कि तुम चली जाओ, मैं खुद अकेले ही नीचे आऊँगी। यूं नज़रों से बचते बचाते हुए कशमाला कमरे से निकली और जैसे ही बाहर गार्डन में जाने लगी जहाँ पर निकाह के तमाम इंतज़ामात किए गए थे, एक मर्तबा फिर उसके दुपट्टे को किसी ने खींचा था। जैसे ही पलट कर उसने देखा तो एहसन उसके दुपट्टे को पकड़कर उसका एक कोना अपनी उंगली पर रोल किए खड़ा था। रोल करते हुए उसी को ही देख रहा था। कशमाला बोली, ये क्या बदतमीज़ी है? शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं? फरीदा पुप्पो को बताऊं कि उनका बेटा ये कैसे ठरकियों जैसी हरकतें करता फिर रहा है? यही तरबियत की है उन्होंने अपने इस लाडले की, जो कहीं भी कोई लड़की दिखाई दे उसके दुपट्टे पकड़कर नापना शुरू कर दे कि कितने मीटर का है, कौन सा कपड़ा है। अरे तुम्हें तो बिजनेस फील्ड में नहीं बल्कि दर्जी होना चाहिए था। अच्छा था ना, औरतें लड़कियां बच्चियां आती और तुम उनके दुपट्टे नाप नाप कर देखते। एकदम से कशमाला सीधी हो चुकी थी। कमर पर दोनों हाथ रखकर वो एहसन को अच्छी खासी सुना चुकी थी, जबकि एहसन उसका दुपट्टा एक झटके से छोड़कर हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रहा था।
कहने लगा, ओ हेलो मैडम, पता है तुम्हें बातें बहुत बनाना आती हैं। मुमानी जान ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही ढील दे रखी है, तभी तो इतनी पटर पटर करती फिर रही हो। जाकर बताया ना जब मैंने अपनी अम्मा को कि ये आपकी भाभी शाहिदा की लाडली इकलौती बेटी, जिसे दुनिया कशमाला के नाम से जानती है, मुझे ऐसी खरी खरी सुना रही है और आपकी तरबियत पर उंगली भी उठा रही है। तो जो हशर वो तुम्हारा करेंगी ना, 10 दिन तो तुम्हारी आंखों से ये आंसू ही नहीं रुकने वाले, पूरे लाहौर में सैलाब आ जाना। एक तो लड़का तुम पर सीधी सीधी लाइन मार रहा है और तुमों के नखरे दिखा रही हो। उसके जवाब में वो खा जाने वाली नज़रों से उसे देखने लगी, फिर बोली, खुदा का खौफ करो, कज़न हूँ, तुम समझ रहे हो ना कज़न। इशारों से यहाँ तूफान खड़ा कर सकती हूँ मैं। तो रही बात लाइन मारने की, तो जाकर अपनी अम्मा से पूछो कि वो तुम्हें लाइनें मारने देंगी या नहीं। दोनों ही के दिल में मोहब्बत की कोंपलें फूटने की शुरुआत हो चुकी थी, मगर ये हल्की फुल्की खट्टी मीठी लड़ाई तो जैसे उनका खासा नहीं थी। अभी वो दोनों इन बातों में लगे थे कि तभी फरीदा बेगम सामने दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। बेटे और भतीजी को एक साथ बात करते देख और हंसते देख उनके अंदर तक जैसे कुछ सुलग उठा था। सीख पाव थी जलती हुई उनके करीब है। जसामत में वो काफ़ी भारी भरकम थी। कशमाला को देखकर कहने लगी, हाँ कशमाला बेटा, किस लिए यहाँ आना हुआ? ऐसी कौन सी ज़रूरी डिस्कशन थी जो तुम यहाँ खड़ी होकर मेरे भोले भाले बेटे के साथ कर रही हो? इस मर्तबा एहसन ने भी कशमाला को आड़े हाथों लिया। कहने लगा कि हाँ हाँ बताओ मामा को, बताओ ना कौन सी डिस्कशन थी जो तुम ऊपर अरीबा के कमरे में करने गई थी उससे। बताओ बताओ ज़रा मामा को भी तो। कौन सी खिचड़ियाँ हैं जो तुम ऊपर पका रही थी? एहसन से इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी कशमाला को। वो तो इस बात को खुफिया रखना चाहती थी, मगर एहसन की ये छोटी सी गलती आगे जाकर कितना बड़ा तूफान खड़ा कर सकती थी उसे नहीं अंदाज़ा था। जैसे ही फरीदा बेगम को पता चला कि कशमाला राबिया के कमरे से होकर आ चुकी है, तो उनका तो पारा हाई हुआ। कहने लगे, जब मैंने मना किया था कि तुम उससे नहीं मिलोगी, मेरे दामाद ने सख्ती से मना किया है कि तुम्हारी उससे मुलाकात ना करने दूँ, तो फिर किसकी इजाज़त से गई थी तुम वहाँ? फरीदा बेगम से अच्छी खासी डांट कशमाला को पड़ चुकी थी। वो चुपचाप बाहर गार्डन में चली आई। हैरत की बात तो ये थी कि एहसन हैरान था कि कुछ देर पहले इतना चपड़ चपड़ बोलने वाली लड़की एकदम से भीगी बिल्ली क्यों बन चुकी थी। उसे अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। खुद से ही हम कलाम होकर कहने लगा कि बिला वजह ही मेरी वजह से मम्मा से इतनी डांट पड़वा दी मैंने उसे। मुझे तो लगा था दोनों पुप्पो भतीजी अच्छा खासा बिगड़ कर मैदान जंग को गर्म करेंगी, मगर नहीं, यहाँ तो पांसा पलट गया। खैर अभी वहाँ पर सभी मौजूद थे। जब दिलावर मलिक भी अपने दोस्तों के साथ दूल्हा बना स्टेज पर आन पहुँचा, स्टेज पर जाकर बैठा। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो अपनी मिसाल आप था हुस्न में। पूरे ख़ानदान में उसकी टक्कर का हुस्न में कोई लड़का नहीं था। वो खूबरू नौजवान एक नज़र कशमाला पर डालने के बाद अपना सर झटक चुका था, गोया कह रहा हो कि मैं अपने प्लान में कामयाब हो चुका हूँ और तुम्हारी साजिश धरी की धरी रह गई। सब लोगों का ध्यान स्टेज की जानिब था, जहाँ पर कुछ देर बाद ही राबी आकर बैठने वाली थी। मौलवी साहब भी मौजूद थे, मगर एक तरफ से जहाँ से राबिया की एंट्री होनी थी। जब राबिया वहाँ पर आई तो सबके मुंह खुले के खुले रह चुके थे। ये शायद पहली दुल्हन थी जो इस हालत में बाहर आई थी। उसने लिबास तो वही जेबतन कर रखा था, मगर बाल बिखरे थे, हुलिया बिगड़ा था, हाथों से खून बह रहा था। वो बिल्कुल किसी उजड़ी हुई दुल्हन की मानद लग रही थी। सब लोग पलट पलट कर राबिया को ही देख रहे थे। सबसे ज़्यादा तो हैरत फरीदा बेगम और उनके शोर को हुई थी। बेटी इस हालत में यहाँ पर क्यों आई थी? कहीं वो पागल तो नहीं हो गई थी? वहाँ पर जितने भी मेहमान थे सभी आपस में सरगोशियाँ करने लगे। राबिया जल्दी से सब लोगों के बीच आकर खड़ी हो चुकी थी। दिलावर मलिक की नज़र जब राबिया पर पड़ी तो वो भी बौखला चुका था। आसपास नज़र दौड़ाने के बाद वो राबिया की तरफ देखने लगा। चलता हुआ राबिया के करीब आया, उसके दोनों हाथों को थाम लिया। कहने लगा, मेरी जान, ये तुम्हारे हाथों से खून क्यों बह रहा है? क्या हुआ है तुम्हें? तुमने अपनी ये हालत क्यों बना रखी है? वो अपना हाथ अरीबा के गाल पर रखकर उसे हिला रहा था, लेकिन जवाब में राबिया सिर्फ इतना कह पाई, मुझ जैसी उजड़ी दुल्हन की हालत यही होती है, जिसकी मोहब्बत उसे ऐन मौके पर धोखा दे जाए, या फिर मोहब्बत का असल चेहरा ऐन उस वक्त सामने आए जब निकाह होने वाला हो।
जिस दिन के लिए मुद्दतों इंतज़ार किया गया, जब उस रोज़ हकीकत आश्कार हो जाए तो मुझ जैसी दुल्हन उजड़ कर ही आती है। सबके सामने राबिया जो कुछ बोल रही थी, सबके होश उड़ रहे थे। फरीदा बेगम आगे बढ़ी, बेटी को बाजू से झंझोड़ कर बोली, क्या पागल हो गई हो और ये क्या कहती जा रही हो? होश में तो हो? क्या हुआ है तुम्हें? कहाँ उजड़ी हो तुम? अरे आज तो तुम्हारा घर बसने वाला है, शादी होने वाली है तुम्हारी दिलावर से, जिसकी खातिर तुम बिल्कुल पागल हुए फिर रही थी। लेकिन राबिया अपना बाजू छुड़वा चुकी थी। कहने लगी कि रहने दें, नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बत। ये मोहब्बत मेरे किसी काम की नहीं, ये मोहब्बत तो मेरी है ही नहीं, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफ़कत है। राबिया ही सियानी होकर बोले जा रही थी। ऐन उसी पल दिलावर ने गुस्से से कशमाला की तरफ देखा। कशमाला के चेहरे पर फैल रहा इत्मीनान और कहीं ना कहीं एक खौफ दिलावर अच्छे से भांप चुका था। वो समझ चुका था कि जिस बात का उसे डर था वो हो चुकी, सारी हकीकत राबिया पर खुल चुकी। वो फिर भी अपनी तरफ से मामले पर पर्दा डालता हुआ बोल रहा था, नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी जान हो, मेरा जिगर हो, मेरा सब कुछ हो। देखो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तभी तो तुमसे निकाह करने वाला हूँ। तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। सब लोग टुकर टुकर उन्हीं को ही देख रहे थे, लेकिन अगले ही पल अपने पर्स से मोबाइल निकाल कर एक वीडियो राबिया चला चुकी थी। वीडियो और आवाज़ वहाँ पर खड़े लोगों के कानों तक एक एक लफ्ज़ पहुँचा रही थी। दिलावर की आवाज़ सभी पहचानते थे। जब फरीदा बेगम ने अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल छीनकर वो सारा मंजर अपनी आंखों से देखा तो सीने पर हाथ रखकर वहीं फर्श पर गिर चुकी थी। एहसन जो कब से खड़ा ये सब कुछ देख रहा था, अव्वल तो उसने यही समझा कि कहीं से कोई प्रैंक वैंक तो नहीं हो रहा है। ये दोनों सहेलियों ने मिलकर कोई ड्रामा प्लान किया हो कि निकाह से पहले करेंगे। तभी वो एक तरफ खड़ा हंसने की कोशिशों में लगा था कि कब राबिया और कशमाला कहें कि वो एक प्रैंक है और वो मुंह फाड़ के हंसे। लेकिन जब उसे हालात की नज़ाकत का एहसास हुआ तो संजीदगी से आगे बढ़ा। माँ के हाथ से मोबाइल लिया। स्क्रीन पर दिलावर का कमरा था, जहाँ पर वो एक लड़की के साथ नाकाबिले इतराज़ हद तक करीब था। दोनों के बीच जो कुछ बातें थीं वो तो वो पहले ही सुन चुका था, और फिर जो कुछ वहाँ पर होता दिखाई दे रहा था, एहसन के तो कानों से गोया हवा निकलने लगी। कानों की लो सुर्ख हो चुकी थी। सामने वीडियो में दिलावर का कमरा था, जिसमें वो जो कुछ कर रहा था। एहसन भी आंखें मूंद गया देखकर। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि दिलावर मलिक ऐसा भी कर सकता है। मुठियाँ भींचकर दिलावर मलिक अपने गुस्से पर जब्त करता रहा। उसने खा जाने वाली नज़रों से कशमाला को देखा था, जो अब हकीकत खुल जाने पर दिलावर को ही देख रही थी, जिसने उसे चैलेंज किया था। दोनों शुरू से एक ही घर में रहते आए थे, दोनों चचा आज़ाद थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि दिलावर का बाप यानी कशमाला का ताया कारोबार में बहुत आगे निकल चुका था, और फिर आबाई हवेली में अपने हिस्से में आने वाली ज़मीन पर उन्होंने खूबसूरत घर बना लिया था। जबकि कशमाला के वालिद शुरू से ही नुकसान भरते आ रहे थे। उन्होंने खुद कारोबार करना चाहा, मगर भारी नुकसान उठाना पड़ा और अब एक प्राइवेट जॉब कर रहे थे। अपनी फरीदा पुप्पो और ताया की निस्बत वो ज़रा मुतवसत दिखाई देते थे, फिर भी जो था जितना था उसमें खुश रहने वाले थे। लेकिन इस बात के ताने और तंज फरीदा पुप्पो कशमाला को बहुत ज़्यादा सुनाया करती। दिलावर की हरकतें तो शुरू से ही इंतहाई ख़राब थीं। बचपन से ही वो बहुत ज़िद्दी किस्म का लड़का था। शुरू शुरू में जब बेजा लाड प्यार दिलावर मलिक को दिए गए तो रफ़ीक साहब ने मना किया, वो डांटा करते, मगर दिलावर की मां नजमा खातून हमेशा अपने शोर को कड़वी कसीली सुनाकर कहती कि एक ही तो बेटा है मेरा, अगर उसकी भी ख्वाहिशात पूरी नहीं करेंगे तो क्या ये जायदाद आपने लावारसों में बांटने के लिए जमा की है? यही शय और यही बातें थीं जिन्होंने दिलावर को इस नौबत तक पहुंचा दिया था कि वो किसी के साथ भी मुखलिस नहीं था। जब भी उसका सामना कशमाला से होता, वो उसे नीचा दिखाने की या बातें सुनाने का कोई मौका हाथ से ना जाने देता। जबकि वहीं दूसरी तरफ कशमाला और राबिया दोनों कज़न्स होने के साथ साथ आपस में गहरी दोस्तें भी थीं। जिस पल दिलावर मलिक अपने माँ बाप के जाने के बाद घर में एक गैर औरत को लाया तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कशमाला ने कर ली, क्योंकि वो किसी भी सूरत राबिया की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, मगर इस बात से अनजान थी कि उसे खुद इस बात का कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
मगर इस बात से अनजान थी कि उसे खुद इस बात का कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। फरीदा बेगम ने आगे बढ़कर एक सन्नाटेदार थप्पड़ दिलावर को मारा था। उसे गिरेबान से पकड़कर झिझोड़ कर पूछ रही थी, ये सब कुछ क्या है? तुम्हें एक मर्तबा भी शर्म ना आई ये सब करते हुए? क्या करते फिर रहे हो तुम ये सब? मेरी बेटी को धोखा दे रहे थे। देखते ही देखते वहाँ पर अच्छा खासा शोर बरपा हो चुका था। नजमा खातून फरीदा बेगम को समझाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन राबिया हाथ खड़े कर चुकी थी। सबके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, जो तमाशा होना था हो चुका। मैं राबिया इफ्तिखार पूरे होशो हवास में ये ऐलान करती हूँ कि दिलावर मलिक से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, ना ही मैं इसे अब किसी भी तरह का कोई ताल्लुक़ रखना चाहती हूँ। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। राबिया की ये बात सुनकर धीरे धीरे मेहमान सरगोशियाँ करते वहाँ से जाने लगे। सबसे ज़्यादा बेइज्जती दिलावर और उसके माँ बाप की हुई थी। राबिया रोते हुए वापस कमरे की तरफ भागी। दिलावर भी उसके पीछे लपका, मगर इस मर्तबा एहसन ने आगे बढ़कर उसे कॉलर से पकड़ लिया। आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई थी कि दिलावर के कॉलर तक कोई पहुंच सके। उसने एहसन को देखा, लब भींच कर बोला, कॉलर छोड़ो मेरा, अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो अब तुम, मुझे राबिया से बात करनी है। लेकिन अगले ही पल एहसन ने दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़कर एक थप्पड़ उसके मुंह पर लगाया कि पल भर में ये सब क्या से क्या हो गया था। सब कुछ, सारी खुशियाँ बर्बाद होकर रह चुकी थी। दिलावर को एक मर्तबा भी राबिया से मिलने नहीं दिया गया। एहसन अपने हाथों से सारी डेकोरेशन उखाड़ कर फेंक चुका था, जबकि दिलावर अपनी इतनी बेइज्जती हो जाने के बावजूद भी चिल्ला चिल्ला कर अपनी गवाहियाँ दे रहा था, किरदार की अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा था। लेकिन जब कोई ना माना तो गुस्से से रास्ते में आने वाली हर चीज़ को दूर पटकता वापस अपने घर आ गया। जाते जाते एक पल को कशमाला के पास ज़रूर रुका था। आंखों में इस कदर गुस्सा था कि कशमाला झुरझुरी लेकर रह गई। उंगली उठाकर उसने फ़कन उसे तंबीह की थी, गोया ये याद करवा रहा था कि अब तुम्हारी खैर नहीं। फरीदा बेगम ने अपने उस भाई भाभी और भतीजे से हर तरह का ताल्लुक़ तोड़ कर रख दिया। कहने लगे कि यही समझिएगा कि आपकी बहन आपके लिए मर चुकी है। रफ़ीक साहब अपनी बहन के आगे हाथ तक जोड़ चुके थे, मगर फरीदा बेगम अपनी बेटी को सीने से लगाकर बोली, मेरी बच्ची की तज़लील की गई है, उसे रंज पहुंचाया गया। मैं ये सब कुछ इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं हूँ। मेरी बच्ची की खुशियों पर तो मेरे 100 भाई भी कुर्बान। ये सुनना था कि नजमा खातून और रफ़ीक साहब दोनों ही वापस घर पलट आए थे। दिलावर की जिस कदर बेइज्जती घर आकर उन्होंने की थी, कशमाला अपने कमरे में रहकर भी सुन रही थी। कहीं ना कहीं वो अंदर तक पुरसकून थी, क्योंकि उसने राबिया को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया था। उस वक्त कशमाला के माँ बाप भी फरीदा बेगम की ही तरफ रुके हुए थे। राबिया का तो जैसे सख्ता अभी तक नहीं टूट रहा था। उस वक्त अपने पोर्शन में कशमाला थी कि जब कॉल आई, स्क्रीन पर एहसन का नंबर जगमगा रहा था। उसने फ़ोन कान से लगाया तो उसने पहला सवाल ही यही किया था कि सच सच बताओ कशमाला, ये वीडियो तुमने ही राबिया को दिखाई है ना? कशमाला की खामोशी गवाही थी कि एहसन सच बोल रहा है। एहसन गहरी सांस खारिज करके बोला, ये वीडियो तुम्हें मुझे दिखानी चाहिए थी, मामला मैं अच्छे से हैंडल कर लेता। तुम जानती हो तुम दोनों लड़कियों ने बेवकूफ़ी की वजह से पूरे ख़ानदान में कैसी बेइज्जती करवा ली है। बताओ कब आई थी तुम्हारे पास ये वीडियो? एहसन की इस बात पर कशमाला मुतज़ब्ज़ब हुई थी, फिर सोचते हुए कहने लगी कि तकरीबन 4 दिन पहले। उसने उसे बताया कि तकरीबन 4 दिन पहले। एहसन सर पकड़कर बैठ गया, कहने लगा कि 4 दिन पहले तुमने मुझे ये व्हाट्सएप क्यों नहीं की? कशमाला सोच में पड़ गई थी, कहने लगी कि ये वीडियो राबिया को ही दिखाना चाहती थी ताकि उसे हकीकत का इल्म हो सके। उसकी बेवकूफ़ी पर एहसन सर पकड़ कर रह गया। तो क्या मैं राबिया का दुश्मन हूँ? भाई था ना उसका। तुम मुझे वो वीडियो दिखा देती तो कम से कम इतना बड़ा तमाशा तो ना होता ना। ऐसे इस ब्लंडर के बारे में बता रहा था जो ऐसे अचानक खड़ा हो चुका था। कशमाला भी अपने नाखून मुंह में दबाए उन्हें तराशती हुई सोच में पड़ गई। हाँ वाकई कितनी बेइज्जती हो चुकी थी पूरे ख़ानदान के सामने। न जाने राबिया के लिए अच्छा रिश्ता मिलेगा भी या नहीं। वो भी यही सोच रही थी कि जब अगले पल मोबाइल कान से अलग किया। घबरा कर जब कशमाला ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे ही दिलावर खड़ा इंतहाई तासुरात के साथ उसे घूर रहा था। उसने एक नज़र कशमाला पर डाली और मोबाइल स्पीकर पर डाल दिया।
तभी एहसन की ऊंची आवाज़ आई, जैसी तुम्हारी पागलों जैसी हरकतें हैं ना, कसम से मैं तो सोच रहा था कि राबिया आपी की शादी के बाद तुम्हें भी रुखसत करके अपने इस घर में ले आऊं, लेकिन मेरी अम्मी तो वैसे ही तुम्हें अच्छा नहीं समझती। तुम्हारी इन हरकतों से उनका पारा और हाई हो जाएगा। कसम से तुम अपनी बेवकूफ़ाना हरकतों से ना मुसीबतें खड़ी करती रहती हो। कभी कभी तो मुझे हैरत होती है कि तुम जैसी लड़की पर आखिर दिल कैसे हार बैठा मैं। एहसन ये सब कुछ बोल रहा था, ये बेइज्जती थी या फिर मोहब्बत का इजहार? कशमाला दीदे फाड़े कपकपाते हुए वजूद के साथ दिलावर को देख रही थी। जब अगले ही पल दिलावर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली, उसने मोबाइल पर कॉल काट कर सामने बेड पर उछाल दिया और फिर चलते चलते कशमाला के करीब आया। कशमाला के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी, चेहरा यूं सफ़ेद पड़ने लगा जैसे खून मौजूद ही ना हो। इससे पहले कि कशमाला घबराते हुए कमरे से बाहर भाग जाती, उसने झटके से उसका बाजू पकड़कर उसे बेड पर गिराया था। हल्की सी चीख के साथ कशमाला बेड पर गिरी। क्या बदतमीजी है ये, क्या कर रहे हैं आप? दूर रहें मुझसे, शर्म नहीं आती आपको? अभी अम्मी अब्बू को बुलाती हूँ मैं अपने। लेकिन इससे पहले ही जूते समेत अपना पाँव बेड पर रखकर दिलावर उस पर पूरी तरह झुक चुका था। बोला कि ये सारा किया धरा तुम्हारा ही है ना? कहा था ना, मुझसे जितने फासले पर रहोगी उतनी ही महफूज रहोगी। तुम्हें मैं छोटी बच्ची समझकर अब तक इग्नोर करता आया, मगर नहीं, तुम बार बार ऐसी हरकतें करके अपना ये वजूद मेरी नज़रों के सामने लेकर आती हो। शायद ये जतलाना चाहती हो कि अब तुम बच्ची नहीं रही, अब दिलावर मलिक की अशद ज़रूरत है। जिस टोन में दिलावर मलिक बात कर चुका था, कशमाला के तो जैसे रंगत जर्द पड़ चुकी थी। शर्म से उसका चेहरा सख्ती की कैफियत में था। शर्म से उसका चेहरा बिल्कुल सख्त कैफियत में था। उसने बेड से उठना चाहा, मगर दिलावर ने उसे कंधे से पकड़कर बेड पर धक्का दिया था। अपने सामने खड़ा किया और फिर अपने सामने किया और बोला, तुमने मेरे राज अफशा करके अच्छा नहीं किया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जान से प्यारी दोस्त की ज़िंदगी तुम जैसे भेड़िए से बचाना चाहती थी। तुम जिस तरह के हो ना, अच्छे से जानती हूँ मैं नहीं चाहती थी कि राबिया की ज़िंदगी ख़राब हो। मैंने जो भी किया ठीक किया। तुम्हें तो कोई भी शरीफ लड़की मुंह तक ना लगाए। जिन लड़कियों को तुम घर लेकर आते हो ना, उन्हीं के काबिल हो तुम। अभी मज़ीद कशमाला कुछ कहती कि एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पे पड़ चुका था। जितना बोल लिया उतना काफ़ी नहीं, मज़ीद क्यों मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती बरतूं? जितना बोलोगे ना, फिर उतना ही सहना भी पड़ेगा। समझ रही हो तुमसे तो मैं ऐसा बदला लूँगा कि तुम्हारी रूह तक लरस जाएगी, मुस्कुराना भूल जाओगी तुम। उस वक्त तो कशमाला कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन ठीक 3 महीने बाद उस घर में जो कुछ हुआ किसी के वहमो गुमान में भी ना था। कशमाला उस रोज़ कॉलेज से वापस लौटी थी। एक तो शिद्दत की गर्मी और हब्स, दूसरा वैन वाले का रास्ते में टायर पंचर हो गया। यूं गर्मी में खज्जल होकर वो घर पहुंची, लेकिन जैसे ही घर में पहला कदम रखा तो दालान में आने वाली अपने ताया अब्बू और ताई की आवाज़ों ने बौखलाने पर मजबूर कर दिया। देखो शफकत, मेरा बेटा तो तुम्हारे सामने ही है। इन महीनों में वो कैसे बदल गया, और अब मेरे बेटे की ख्वाहिश है कि कशमाला के साथ अपनी ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ाए। क्या ही अच्छा होगा अगर हम दोनों भाई इस रिश्ते को मजबूत कर लें और कशमाला हमारे घर हमारी बेटी बनकर आ जाए। ताया अब्बू के मुंह से ये अल्फाज सुनकर कशमाला के तो पैरों तले से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई उसे। दिलावर के लिए, वो भी दिलावर की मर्ज़ी से उसका रिश्ता लेने आए थे वो। नहीं, हरगिज़ नहीं, वो भूल कर भी दिलावर के साथ किसी तरह का रिश्ता नहीं रख सकती थी। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। ज़मीन आसमान एक हो सकते थे, लेकिन दिलावर और कशमाला का रिश्ता कभी भी नहीं। उसे कुछ महीने पहले की बातें याद आई थी, जब दिलावर ने उसे धमकी दी थी। वो शादी करके उसे अजियतें पहुंचाने वाला था। वो जब घर के अंदर दाखिल हुई तो ताया अब्बू ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर शगुन के तौर पर 5,000 का नोट निकाल कर उसकी हथेली पर भी रख दिया। सब कुछ इतना जल्दी हो चुका था। वो शिकायती नज़रों से अपने माँ बाप की तरफ देख रही थी, लेकिन उसके माँ बाप बहुत खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि दिलावर उनकी नज़र में सुधर चुका था, नेक, नमाजी, परहेजगार बन चुका था। मगर ये सिर्फ और सिर्फ वही जानती थी कि उस जैसा शैतान कभी नहीं सुधर सकता। वो तो अपने किए का बदला कशमाला से लेगा, और न जाने किस किस अंदाज से लेगा।
ताया अब्बू और अब्बू के जाने के बाद कितनी ही देर वो अपनी माँ को यकीन दिलाती रही, कहती रही कि अम्मी दिलावर नहीं बदला, वो अभी भी वैसा है, प्लीज़ मेरा उसके साथ निकाह मत करवाएं, मर जाऊंगी मैं वो अजियतें नहीं सह पाऊंगी जो दिलावर मुझे देगा। लेकिन जवाब में उसकी माँ ने सिर्फ इतना कहा, इतने सालों बाद तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे ताया का रिश्ता पहले जैसा बहाल होने वाला है, फिर आखिर तुम क्यों नखरे दिखा रही हो? तुम्हारे ताया लोग अमीर हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं उनके घर, तुम उस घर की इकलौती बहू बनकर राज करोगे उस घर में, राज। लेकिन आखिर अम्मी, रोते हुए कशमाला ने यही कहा था, क्या आपको फरीदा फुफ्फो का एहसास नहीं है? राबिया मेरी दोस्त, उसके दिल पर क्या गुजरेगी, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में कि जिस लड़के से मैं उसे खबरदार करती रही, बचाती रही, अब खुद मैं उससे निकाह करने जा रही हूँ। मेरी तो हिम्मत नहीं थी कि मैं राबिया को बताती, मेरी तो हिम्मत नहीं थी कि मैं राबिया को बताती कि मेरे बाप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते मजबूत करने थे। मैंने रोते हुए सही सब बात राबिया को बताई। एहसन के साथ कुछ भी कहने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैंने ढके छुपे अल्फाज में अम्मी से कहा कि अम्मी, एहसन मेरे लिए रिश्ता भेजने वाला है। लेकिन मेरी माँ तो कानों पर हाथ लगाकर कहने लगी कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन फरीदा के यहाँ तुम्हें नहीं भेजूंगी। उस जैसी औरत तुम्हारे सर पर एक बाल ना छोड़े। मेरा और दिलावर का निकाह सादगी से ही हुआ था। जब हमारे निकाह की मिठाई पड़ोस में रहने वाली फरीदा बेगम के यहाँ पहुंची तो एहसन और राबिया दोनों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। मैं जानती थी वो किस कुर्ब से गुजरे होंगे, और उनसे ज़्यादा तकलीफ़ में तो मैं खुद थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिलावर जैसा बदकिरदार इंसान मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा। एहसन भागता हुआ घर में दाखिल हुआ, लेकिन मैं दिलावर के साथ सोफे पर दुल्हन बनी बैठी थी। उसकी आंखों में बेयकीनी थी, हैरत थी जो धीरे धीरे हकारत में बदलती चली गई। वो नफ़ी में सर हिला रहा था, कहने लगा कि बहुत अच्छा गेम खेला तुमने, अपना रास्ता साफ करने के लिए मेरी बहन का घर ख़राब कर दिया। मुझे लगा था कि एहसन मेरी मजबूरी को समझेगा, लेकिन ऐन उसी वक्त दिलावर अपनी नशित से उठा और एहसन के करीब गया और बोला, यही बात तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता था कि कशमाला मुझ पर जान निछावर करती है, मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। खैर, अब मुझे भी इसकी मोहब्बत का एहसास हो गया। ये तो तुम्हें अपनी मोहब्बत के झांसे में फंसाती रही, मगर अब मुझसे शादी हो गई है ना, तो ठीक हो जाएगी। अगर हो सके तो हम दोनों को माफ़ कर देना। तो हमने तुम दोनों बहन भाइयों के साथ अच्छा नहीं किया। इतना कहकर दिलावर वापस आकर कशमाला के साथ बैठ चुका था, और कशमाला चीख चीख कर अपने नाखूनों से दिलावर का मुंह नोच लेना चाहती थी, लेकिन वैसा इतना कहकर दिलावर वापस आकर कशमाला के साथ बैठ चुका था। कशमाला चीख चीख कर अपने नाखूनों से दिलावर का मुंह नोच लेना चाहती थी, लेकिन वैसा कुछ नहीं कर सकी। एहसन वहाँ से जा चुका था। बदगुमानियाँ बढ़ती चली गई थी। इसके बाद एहसन या किसी और ने उनके घर में कदम नहीं रखा था, जबकि कशमाला उस वक्त को पछता रही थी जब उसने राबिया और दिलावर का निकाह तोड़वाया था। वो दुल्हन बनी दिलावर के कमरे में बैठी थी, आंसू मुसलसल आंखों से जारी थे कि तभी धड़ल्ले से कमरे का दरवाज़ा खुला था। दिलावर कमरे में दाखिल हुआ तो वो सबके सामने गलत करने से बाज नहीं आता था, लेकिन अब तो वो उसकी मिल्कियत थी, महरम थी उसके लिए हलाल थी। न जाने वो आज उसके साथ क्या सलूक करता, कितनी अजियतें देता। वेलकम टू हेल मिस कशमाला दिलावर मलिक। कशमाला के तो पूरे वजूद में 300 वोल्ट का झटका लगा जब दिलावर ने अपनी शेरवानी उतार कर एक तरफ रखी, फिर सीधा वॉशरूम में चला गया। वापस आया तो एक आम सा सफ़ेद रंग का कुर्ता ट्राउज़र पहनी हुई थी। कशमाला के करीब आकर वो बैठ चुका, एक झटके से उसका घूंघट उठाया और बगैर एक लम्हे की देरी किए उसका मुंह दबोच कर अपने इंतहाई करीब लाया। किस लिए ये फॉर्मेलिटीज़ निभा रही हो? क्या मैंने तुम्हारे इस हसीन मुखड़े को पहले नहीं देखा? जाओ शाबाश, ये भारी भरकम जोड़ा और ज्वेलरी सब कुछ उतार कर 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे बिस्तर पर मिलो। बहुत से हिसाब हैं जो मैंने चुकते करने हैं और आज की रात ही करने हैं। चलो शाबाश, उठो। कशमाला की आंखों में खौफ था, उसकी पलकें तक लरस रही थीं। वो नज़रों ही नज़रों में उससे रहम की अपील कर रही थी, लेकिन अगले पल दिलावर चिल्लाया था, सुनाई नहीं दिया कि क्या कहा मैंने? जाओ जाकर चेंज करके आओ, बहरी हो गई हो क्या? कशमाला उठी तो आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। कान खुजाते दिलावर ने साफ कह दिया था कि तुम्हारे रोने की आवाज़ मेरे कानों तक ना पहुँचे, वरना मैं और भी बुरा करूँगा।
तभी दबी दबी सिसकियों के साथ कशमाला सारा मेकअप उतार कर आई थी। सारी ज्वेलरी उसने उतार दी थी और फिर घबराते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। उसे उस रात का ही तो सबसे ज़्यादा डर था। न जाने दिलावर आज की रात उसके साथ कैसा सलूक करता। दिलावर खुद बेड पर बैठा उसे सरता पैर घूर रहा था। कहने लगा कि वहाँ क्या खड़ी हो। जब फिर भी कशमाला ना आई तो खुद उठकर उसके करीब आया। घबराते हुए कशमाला ने ड्रेसिंग टेबल से कांच का गुलदान उठा लिया। खौफ का ये आलम था कि वो रो भी रही थी और कांप भी रही थी। कांच का गुलदान उठाकर कह रही थी कि मेरे करीब मत आना दिलावर, मार दूंगी वरना मैं तुम्हें। अगले ही पल दिलावर हंसा था। आगे बढ़कर उसे गर्दन से दबोच चुका था और गर्दन से दबोच कर ही वो उसे बिस्तर तक लाया। कशमाला का सांस उखड़ रहा था, खांस रही थी, उखड़ी उखड़ी सांसें ले रही थी। दिलावर से खुद को छोड़ने का कह रही थी, लेकिन वो यही कह रहा था कि ये तो बस शुरुआत है। मैं अपनी एक एक बेइज्जती का बदला लूँगा। बहुत शौक था ना मेरे रास फाश करने का, अब देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। इतना कहने के बाद वो उस पर हावी होने लगा। भले ही कशमाला उसकी बीवी थी, लेकिन उसने नरमी का मुजाहरा नहीं किया था। खुद किसी वहशी भेड़िए की तरह उसके वजूद पर मौजूद कपड़ों को तार तार कर रहा था। वो रो रही थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन वो उसके मुंह पर हाथ रख चुका था। ऐसे लग रहा था जैसे उसे ज्यादती का निशाना बना रहा। वो उसके बाद उसे जिस हद तक अजियत दे सकता था उसने दी थी। सारी रात इंतहाई कुर्ब और तकलीफ से दो चार रहने के बाद वो सिसक सिसक कर बेड के कोने से टेक लगाए सो गई। सुबह उसकी आंख तब खुली जब उसे दिलावर ने पाँव की ठोकर मारी थी और वो तिल मिला कर उठी, आसपास देखने लगी। दिलावर बोला कि उठो और जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ, हुलिया दुरुस्त करो अपना, और ख़बरदार जो किसी को भनक भी लगने दी। कशमाला की तबीयत बेहद ख़राब थी, फिर भी उठी और लड़खड़ाकर चलती वॉशरूम की तरफ जाने लगी। लेकिन पीछे से एक मर्तबा फिर दिलावर की आवाज़ गूंजी थी, ठीक से चलो, ये क्या ड्रामेबाजियाँ शुरू करके रखी हैं तुमने। कल रात के बाद इस कदर खौफ कशमाला के दिल में दिलावर का बैठ चुका था कि उसकी सांस की आवाज़ भी सुनकर सहम जाती थी। उसने बड़ी मुश्किल से सबके सामने अपना आप ठीक रखा। वलीमे का फंक्शन भी धूमधाम से किया गया। सबके सामने वो ज़बरदस्ती मुस्कुराती रही, लेकिन बंद कमरे के आने के बाद रो रो कर पछता रही थी कि उसने अपने साथ क्या किया, क्यों उसने ये सब कुछ बताया था। दिलावर एक दरिंदा था, हुस्न परस्त था, उससे सिर्फ बदला लेना चाहता था। उसे सिर्फ बदला लेना ही तो आता था, जुल्म करना आता था। धीरे धीरे कशमाला की सेहत गिरने लगी थी। शादी के चंद रोज़ बाद ही उसे एहसन ने देखा। वो छत पर थी और वो अपनी बाइक पर कहीं जाने वाला था। पूरे वजूद में रोंगटे खड़े हुए थे। उसके साथ गुजरा हुआ वक्त उसे शिद्दत से याद आने लगा। अगर उसकी शादी एहसन से हो जाती तो शायद आज ज़िंदगी कुछ और होती। शायद इतनी अजियतें राबिया को भी बर्दाश्त ना करना पड़ती जितनी वो कर रही थी। वो अभी ये सोच ही रही थी कि जब पीछे से दिलावर ने आकर उसे अपने हिसार में लिया। वो दोनों बाजू से अपने करीब करता, उसके कंधे पर अपना सर टिका चुका था। कहने लगा, क्या हुआ मेरी जान, अपने पुराने प्रेमी को देखकर इशारेबाजियां की जा रही हैं ताकि मेरे जाने के बाद तुम इसके साथ वक्त बिता सको। दिलावर इस तरह की बेबाक बात भी कर सकता था, कशमाला को उम्मीद ना थी। एक झटके से वो उससे दूर हुई। कहने लगी कि कुछ तो खुदा का खौफ करें, बीवी हूँ मैं आपकी, कुछ कहने से पहले सोच लिया करें। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मैं ताज़ा हवा लेने के लिए यहाँ आई। लेकिन दिलावर सीने पर हाथ बांधे उसे सर से पैर तक देख रहा था। अच्छा आओ कहीं बाहर घूमने चलते हैं, इतने रोज़ हो गए हमारी शादी को, मैं तुम्हें बाहर घुमाने नहीं लेकर गया। पहले तो कशमाला ने इनकार किया, लेकिन जब नजमा खातून ने भी उसे यही कहा तो मजबूरन तैयार होकर दिलावर के साथ चल पड़ी। ये एक रेस्टोरेंट में जाने के बाद उसने कॉफ़ी ऑर्डर की। कॉफ़ी पीने के बाद जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो दिलावर बोला कि तुम यहीं रुको, मैं कार लेकर आता हूँ पार्किंग से। कशमाला एक जानिब को खड़ी हुई आसपास देखने लगी, लेकिन पहले 15 मिनट फिर आधा घंटा बीत गया, दिलावर नहीं आया। अब उसे फिक्र होने लगी। वो खुद चलती पार्किंग में आई, फिर अपना फ़ोन निकालकर दिलावर को कॉल करने लगी, लेकिन वो मुसलसल उसकी कॉल्स काटे जा रहा था। जब 20वीं मरतबा उसने कॉल की तो दिलावर ने कॉल उठाई। बैकग्राउंड में गाने की आवाज़ आ रही थी, लड़के लड़कियों के चीखने चिल्लाने और हंसने की आवाज़ें आ रही थी। कशमाला ने घबराते हुए जब पूछा कि आप कहाँ हैं तो कहने लगा कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में आया हुआ हूँ, तुम खुद ही घर चली जाना। इतना कहकर वो कॉल काट चुका था। कशमाला ने घबराते हुए आसपास देखा। उसे तो रास्तों का भी इल्म न था कि वो उसे कहाँ लाया था। ये रेस्टोरेंट घर से काफ़ी दूर था, उसके पास पैसे भी नहीं थे जो टैक्सी कर लेती। बार बार जब उसने दिलावर को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन बंद करके जेब में रख लिया। वो कैसे उस दरिंदे के साथ बाहर आ सकती।
उसे ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि इस मर्तबा भी दिलावर उसके साथ चाल चल सकता है। वो सड़क किनारे रोते हुए एक तरफ चल रही थी कि तभी एक बाइक आकर रुकी। हेलो मैडम जी, क्या हाल चाल है? कहाँ जा रही हो? आओ बैठो, हम उतार देते हैं जहाँ भी जाना है। तभी देखते ही देखते 2-3 और बाइक भी उसके गिर्द घूमने लगे। ओ मैडम जी, हमारा होंडा 125 किस पर बैठोगी? घर तक बड़े सुकून से उतार कर आएंगे, तो आपकी कोई खिदमत भी कर देंगे रास्ते में। वो सारे इंतहाई औबाश और गिरे हुए लड़के थे। कशमाला अपनी चादर को अपने गिर्द सख्ती से लपेट कर आगे बढ़ने लगी कि तभी एक लड़के ने उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींचने की कोशिश की। कशमाला चिल्लाकर बचाओ बचाओ कह रही थी कि तभी वहाँ पर एक और बाइक वाला आया, जिसने आगे खड़ी बाइक को टक्कर मारी। वो बाइक जाकर आगे खिरी थी और अगले 2 लड़कों को लगी। वो नहीं समझ पाए थे कि क्या हुआ। सभी लड़के औंधे मुँह गिरे थे, जबकि कशमाला घबराए हुए रो रही थी। जब बाइक वाले ने हेलमेट उतारा तो एहसन था, जो गुस्से से उन सब लड़कों को देख रहा था। उसने उन लड़कों को इतना मारा कि आसपास लोग इकट्ठे होने लगे। फिर पुलिस को बुलाकर उनको पुलिस के हवाले कर दिया। कशमाला से बोला कि यहाँ क्या कर रही हो, शोर कहाँ है तुम्हारा? मगर रोते हुए कशमाला सिर्फ यही बोली कि वो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया, कॉल करके कह रही हूँ लेने आ, लेकिन फ़ोन बंद कर दिया। कशमाला बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। एहसन ने उसे अपने साथ बाइक पर बैठने का कहा। पूरा रास्ता खामोशी रही, लेकिन कशमाला की सिसकियाँ सारा रास्ता गूंजती रही थी। अगर वक्त पर एहसन ना आता तो जाने उसके साथ क्या होता। एहसन ने कशमाला को लाकर उसके माँ बाप के घर छोड़ा। रोते हुए कशमाला अपनी माँ के गले लग गए। वो कभी एहसन को देखते तो कभी कशमाला को। कशमाला से पूछा क्या हुआ, रो क्यों रही हो, दिलावर कहाँ? एहसन ने जो कुछ रास्ते में देखा सब उन्हें बता दिया, और बाकी की कहानी कशमाला ने बताई थी। उसके माँ बाप तो यकीन करने से इनकार कर रहे थे, लेकिन कशमाला ने जब उसी पल दिलावर को कॉल मिलाई तो उसने कॉल उठा ली। वो एक मर्तबा फिर एक लड़की के साथ डांस में मगन था, खूब चीख चिल्ला रहा था, और वो लड़की जिस कदर बेबाकी से दिलावर से बात कर रही थी उसकी आवाज़ें यहाँ तक आ रही थी। फ़ोन बंद हो चुका था। एक मर्तबा फिर उस कॉल की रिकॉर्डिंग जाकर नजमा खातून और रफ़ीक साहब को सुनाई कि दिलावर आधी रात को घर लौटा था, लेकिन तब तक उसकी हकीकत सब पर खुल चुकी थी। गिरते पड़ते वो अपने कमरे में पहुंचा, और कमरे में पहुंचते उसने कशमाला को आवाज़ दी कि कहाँ मर गई हो, इधर आओ, जूते उतारो, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही पी लिया आज मैंने, मेरे लिए शिकंजवीन बना कर लाओ। वो हुक्म पर हुक्म देकर चिल्लाए जा रहा था, लेकिन तभी उसने बेड पर लेटते आंखें खोलकर देखा तो उसके सर पर उसके माँ बाप सास ससुर खड़े थे। कशमाला कहीं नहीं थी। अगले ही पर दिलावर के बाप ने उसे गिरेबान से पकड़कर ज़ोरदार मुक्का जड़ा था। चंद मिनटों में ही उसका नशा हवा हुआ। उसने तिल मिलाकर आंखें खोलकर अपने बाप को देखा। कहने लगा कि मुझे क्यों मार रहे हैं, क्या किया है मैंने? वो इंतहाई सदमे का शिकार बहुत गुस्से में सिर्फ इतना ही कह पाए, मेरी ही गलती है जो तुम जैसे सांप को पाला। नहीं पता था मुझे कि तुम गद्दार निकलोगे। मुझे तो हैरत होती है कि तुम मेरे ही बेटे हो। मेरी बेजा लाड प्यार और ख्वाहिशात ने तुम्हें इतना बिगाड़ दिया कि तुम एक लड़की की ज़िंदगी तक बर्बाद कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए। राबिया तो बच गई, लेकिन कशमाला, वो तुम्हारे अताब का शिकार हो गई। दिलावर फिर झूठ का सहारा ले रहा था, लेकिन इस मर्तबा नजमा खातून ने उसे थप्पड़ मारकर खामोश करवाया। कहने लगी कि बस बहुत हो गया, अभी के अभी कशमाला को तलाक दोगे। तुम जैसे भेड़िए के साथ वो कभी नहीं रहेगी। तुम डिज़र्व ही नहीं करते उस जैसी नेक परवीन को। दिलावर इनकार करता रहा, लेकिन जब नजमा खातून ने कसम उठाई कि अगर तुम कशमाला को तलाक नहीं दोगे तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी, तो उसने गहरी सांस खारिज करते कशमाला की तरफ देखा जो दरवाजे के पास खड़ी थी। एहसन भी वहीं मौजूद था। दिलावर को यह भी बता दिया गया कि बर वक्त एहसन ना पहुंचता तो न जाने कशमाला के साथ क्या हो जाता। ये सुनकर दिलावर के कानों की लो तक सूख गई। वो खुद जो मर्जी कशमाला के साथ करता, लेकिन कोई और उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख कैसे सकता था। बहरहाल सब कुछ खत्म हो चुका था। माँ बाप के कहने पर उसने कशमाला को तलाक दे दी। उसके माँ बाप ने उसे वहाँ से लेकर घर शिफ्ट कर लिया। कुछ कागजी कार्रवाई थी जो पूरी हुई, और मुकम्मल तौर पर कशमाला दिलावर के चुंगल से छूट चुकी थी। वो हंसमुख शरारती कशमाला इन हादसों के बाद बिल्कुल बदल गई थी। माँ बाप से यही कह दिया कि वो शादी नहीं करेगी, अब जॉब कर लेगी, अपने खर्चे खुद उठा लेगी। लेकिन जैसे उसकी इद्दत पूरी हुई, फरीदा बेगम खुद कशमाला के लिए आई थी।
फरीदा बेगम खुद कशमाला के यहाँ आई और एहसन के लिए उसका रिश्ता मांगा, मगर कशमाला ने ये कहकर इनकार कर दिया कि एहसन मुझे डिज़र्व नहीं करते। मैं एक तलाक याफ्ता लड़की हूँ, उसे तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। लेकिन राबिया ने उसके लबों पर हाथ रख दिया, कहने लगी कि खबरदार, वो सब कुछ एक वार था। तुम मुझे तो बचा गई, लेकिन खुद उस दरिंदे के हाथ लग गई। तुम्हारी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो एक ख्वाब था, एक बुरा ख्वाब जो अब ख़त्म हो चुका। वाकई वो एक अच्छी दोस्त थी। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद कशमाला को दोबारा अपने सामने देखना भी पसंद ना करता। और ये ऐसा नहीं था कि उसकी मोहब्बत ने कशमाला को अपना लिया था। जब तक दिलावर को एहसास हुआ कि वो किस कदर गलत है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कशमाला और एहसन की धूमधाम से शादी कर दी गई। दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश व खुर्रम रहने लगे, जबकि दिलावर सबकी नज़रों में बुरा बन गया था। यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी उससे बात करना गवारा ना करते। पछता रहा था। कशमाला के लिए उसके दिल में मोहब्बत जागी तो थी, लेकिन तब जब वो एहसन की हो चुकी थी।